नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में महिलाओं से जुड़े फैसलों में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिली है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रदेश की अविवाहित, विकलांग और तलाकशुदा एकल महिलाओं को योजना के दायरे में लाया गया है। पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी मिलेगी। 75% हिस्सा सब्सिडी यानी कि अनुदान के रूप में रहेगा। कि मातृशक्ति ने इस उत्तराखंड को लेने की जो लड़ाई लड़ी थी, उसके सारे सपनों को साकार करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रही हो। चाहे अगर मैं पूर्ववर्ती बात करूं तो 30% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देकर उन्होंने सम्मान देने का काम किया, और अब एक बार फिर स्वरोजगार से जोड़कर हमारी मातृशक्ति को, चाहे हमारी मंगल दल हो, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, चाहे एकल महिलाएं हो, चाहे परित्यागता हो, चाहे तलाकशुदा हो, तमाम ये सारी जो महिलाएं हैं जो एकल रहती है, उन सबको मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है उसको साकार कर रहे हैं। तो 33 स्तरीय पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट के बीच में सरकार ने 3 बच्चों वाले नियम में भी लोगों को राहत दे दी है। अब 3 बच्चों वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन ये नियम 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए 3 बच्चे वाले माता पिता पर लागू नहीं होगा। इन मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष के आरोपों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि विपक्ष लगातार हार कर जनता को आईना दिखाने का काम कर रहा है। मुझे लगता है जो विपक्ष कह रहा है, हार रहा है, बार बार आईना दिखाने का काम जनता उनको बार बार कर रही है, तो हार का डर तो उनके अंदर है। भाजपा के अंदर हार का डर नहीं है। भाजपा चुनाव कराएगी और चुनाव होंगे और हमारे जीतेंगे। आप देखेंगे कि पंचायत के जब चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी अधिकतर सभी जगह से जीत करके आएंगे। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को केवल नकारात्मकता फैला करके क्या लोगों को भ्रमित करने का काम करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, विपक्ष क्या कहता है ये विपक्ष ही जाने, लेकिन सरकार ये चुनाव करवाएगी और बहुत जल्द चुनाव होंगे, ये सब आप देखेंगे। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कल पिथौरागढ़ का दौरा रहेगा। 2 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ जाएंगे जेपी नड्डा और ऐसे में वाइब्रेंट विलेज, गूंजी और आदि कैलाश का दौरा भी करेंगे। यहाँ पर वो वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी देखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वो गूंजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि तमाम और भी कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे और ज्योतिर्लिंग के भी यहाँ पर दर्शन करेंगे। कैलाश के दर्शन और साथ ही महिला फेडरेशन द्वारा गूंजी में संचालित होम स्टे का भ्रमण भी उनकी तरफ से किया जाएगा। यानी कि उनका दौरा, और इस दौरे के दौरान देखिए महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम जिनमें शिरकत करेंगे और साथ ही यहाँ पर ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको पूरा भी उनकी तरफ से किया जाएगा, निरीक्षण भी उनकी तरफ से किया जाएगा और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी भी ली जाएगी। और आगे बात करते जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश के वीर जवानों को बधाई भी उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के सभी दल, राजनेता और आम जनता ने देशभक्ति का सबूत दिया है। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर हो, दोनों समय में देश एकजुट था और हमेशा भी रहेगा। सारे देश में होना चाहिए, और कोई कांग्रेस है, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, सभी देशभक्त है ना। इलेक्शन के समय होती पार्टियां, जब कोई ऐसा देश में संकट आता है, कोई देश के काम होते हैं, तो ये हिंदुस्तान की परंपरा रही है। चाहे 62 का युद्ध हो, 65 का हो, 71 का हो, कोई कारगिल का हो, हमेशा देश ने जो है एकता के, इस देश की विशेषता यही है। जिसमें ऐसा संकट आता देश के ऊपर, कोई नहीं पूछता कि गद्दी पर इंदिरा जी बैठे हैं कि मोदी बैठे हैं या कोई और बैठा है। सारा देश, इसी देश की विशेषता है भारतवर्ष की, और इसलिए सब भारतवर्ष के सपूत ही सपुत्रियां हैं और ये सब लोग साथ दे रहे हैं। और चलिए आगे बात करते हैं जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी को लेकर पोस्ट शेयर करते हुए चारधाम यात्रा की तारीफ की। हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए वाहन फैलाए हुए हैं और आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए और आप एकदम सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा सोनी ने भी कहा है कि हरीश रावत केवल कांग्रेस के ही नहीं, इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश और चारधाम यात्रा की एक अच्छी तस्वीर देश और दुनिया के सामने आए।
कांग्रेस का आंतरिक विषय है। हरीश रावत जी चीज़ों को समझते हैं, मुख्यमंत्री रहे, व्यवस्थाओं को भी देखते हैं, और जब व्यवस्था अच्छी होंगी तो आज हरीश रावत जी बोले, कल करण मेहरा जी को भी तारीफ करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि यात्रा बढ़े, इसके सब दलों को दलीय प्रतिस्पर्धा से हटकर पूरे भारत और विश्व के नागरिकों को उत्तराखंड आने का आह्वान करना चाहिए। ज़रूरी है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। उस लिहाज से यदि देखें तो माननीय हरीश रावत जी केवल कांग्रेस के ही नहीं, इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं, और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जो छवि है, प्रदेश की जो चारधाम यात्रा है, उसकी एक अच्छी तस्वीर देश और दुनिया के सामने जाए। ये दारोमदार भी उनके कंधों पर है। तो उन्होंने तो एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए चारधाम यात्रा की प्रशंसा की है, सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया है, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनी जाती है देश और दुनिया में। दिग्गज नेता हैं और उस स्तर के नेता हैं जहां लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। लेकिन एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा भी ये काम है कि हम अगर सरकार कहीं पर गलत कर रही है या कहीं पर व्यवस्थाओं में हमें कमियां नजर आ रही हैं तो हम आईना दिखाएं, हम उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात सरकार से करें। इसमें हम कमियां नहीं निकाल रहे हैं चारधाम यात्रा में। तो वहीं एक बार फिर से पंचायती चुनाव जो हैं वो टल गए हैं और अब जून के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकते हैं। वहीं बार बार चुनाव टालने पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि सरकार लोकतंत्र और संविधान की लगातार हत्या करने पर उतारू है। गरिमा दसोनी ने ये भी कहा है कि पहले नगर निकाय के चुनाव में देरी होती थी, अब एक बार फिर से पंचायती चुनाव की तो कितनी बार घोषणाएं हो चुकी हैं। गरिमा दसोनी ने पंचायती राज मंत्री पर भी हमला करते हुए कहा कि मंत्री सैनिक बल के ऊपर टीका टिप्पणी पर विज्ञप्तियां यहां पर जारी कर रहे हैं, तो पंचायती राज के चुनाव आखिर कराएगा कौन। अब एक दूसरे को यहां पर टोपी पहनाने का काम किया जा रहा है और कुल मिलाकर नुकसान जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार जो है लोकतंत्र की और संविधान की लगातार हत्या करने पर उतारू है। यहाँ जिस तरह का आज परिदृश्य चल रहा है, अगर मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूँ तो सांप्रदायिक माहौल बनते चला जा रहा है, पनप रहा है, फल फूल रहा है, लेकिन सरकार मौन है, पुलिस प्रशासन मौन है। इन सारी गतिविधियों को रोकने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वहीं अब आप देखें कि पहले नगर निकाय के चुनाव 1.5 साल विलंब से होते हैं और फिर पंचायती चुनाव के तो कितने बार घोषणाएं हो चुकी हैं। भेड़िया आया वाली कहावत चरितार्थ हो गई है, लेकिन अभी भी दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो सैन्य बल के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, विज्ञप्तियां जारी कर रहे हैं, तो पंचायती राज के चुनाव आखिर कराएगा कौन। तो ऐसा लग रहा है कि सब एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं और कुल मिलाकर खामियाजा जनता भुगत रही है। और पंचायत के चुनाव होने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वो बुनियाद है, वो जड़ है किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम का। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है, जो कि 2023 की शुरुआत से ही गंभीर भूमि धसाव से जूझ रहा है। और जोशीमठ की कायाकल्प के लिए सरकार जो है केंद्र सरकार ने 292 करोड़ की पहली किस्त भी यहां पर जारी कर दी है। तो वह इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो राशि के द्वारा दी गई है उससे सबसे पहले चकबंदी होगी और इसी के साथ जहां पर भूदशा हो रही है उसको रोकने के लिए सुरक्षा दीवार बनेगी और इसी के साथ जो स्कूल और मकान ध्वस्त हुए हैं उनको बनवाया जाएगा। सीवरेज के भी पानी की व्यवस्था यहां पर की जाएगी और इसके बाद जोशीमठ का एक बार फिर से निखार इसमें आएगा। तो आखिरकार जोशीमठ में जिस तरीके से दरारें आई थी और एक के बाद एक यहाँ पर आवाजें उठ रही थी, तो उसके बाद अब आखिरकार देखिए पहली राशि इसमें आई है और इसको लेकर सीधे तौर पर भी कहा गया है कि धीरे धीरे चाहे वो स्कूलों की बात हो या फिर जिन भवनों में यहाँ पर दरारें आई हैं उनको एक बार फिर से पुनर्निर्माण की बात हो, वो सभी कार्य होंगे, लेकिन सबसे पहले चकबंदी होगी और चारों तरफ की दीवारें भी होंगी ताकि किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर जनपद मुख्यालय में महिला अस्पताल में फैली बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आपको ये भी बता दें कि उत्तरकाशी जिले में स्थित महिला अस्पताल या फिर पुरुष अस्पताल दोनों ही स्थिति जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिला अस्पताल में आखिरी समय पर मरीजों को देहरादून रेफर किया जाता है और जिसकी वजह से कई महिलाओं के प्रसव रास्ते में हो जाते हैं और साथ ही महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में जिले की अगर बिगड़ती हुई ये स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिला और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती हैं तो इससे बड़ा आंदोलन भी यहां पर किया जाएगा। ये स्थितियां हैं इस जिला
12 तारीख को उसने वहाँ पे एडमिट करवाया था, डॉक्टरों ने, उसे दर्द हुआ था क्योंकि प्रसव होने वाला था, उसको एडमिट करवा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टरों ने अगले दिन 13 तारीख को उससे बताया कि भाई तेरा दर्द नहीं हो रहा है, तो आप घर से जा सकते हैं और आपको अभी टाइम लगेगा डिलीवरी में। ठीक उसके आधे घंटे बाद उसको दर्द होना शुरू होता है। उसके बाद दर्द होने के बाद क्या होता है कि फिर वो उसका बच्चे मतलब उसके उसी दिन 9 बजे उसे उसका बच्चा हो जाता है। और उसके बाद जो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर उसे देखता नहीं है, और जो डॉक्टर जो जितने भी गायनोलॉजिस्ट वहाँ पे थे वो सारे सोने चले गए, और नर्स के द्वारा उसे कोई गलत इंजेक्शन लगाया गया जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है। और उस टाइम जो भी डॉक्टर बुलाने पे देखा गया कि डॉक्टर जो है वहाँ पे सारे सो रखे थे, और वो जो मेन डॉक्टर वहाँ पे है वो तब आ रही है जब डेथ होने के एक घंटे के बाद वो वहाँ पे आ रही है। कि पिछले 2 दिन पहले जिला अस्पताल के अंदर जो महिला अस्पताल है उसमें क्या घटना हुई है, हमारी बहन सीमा देवी जो हैं उनके साथ उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो जाना, हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जिन लोगों ने इसमें कोताही बरतने का काम किया है, हमने मांग की है कि इस तरह जांच करके जिन्होंने गलत कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तारीख को जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी मतलब डिलीवरी के लिए। उसके बाद ये 13 तारीख इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, और उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा भी उसका स्वस्थ था, खुद भी वो ठीक थी, लेकिन जो है सडनली जो है मरीज़ की जो है हालत ख़राब होने लगी। और उसके बाद ये इनके द्वारा बताया गया तो काफ़ी प्रयास के बाद उसको बचाया नहीं जा सका। तो जिसमें प्रथम दृष्टया जो है हमारी जो गायनोलॉजिस्ट है उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का जो केस लग रहा है। बाकी ये लोग आए थे, शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे हमको कई प्रकार की जो है दिक्कतें हो रही है, कोई ड्यूटी समय पर, तो जो भी प्रकरण थे तो सबकी जो जांच की जाएगी, क्योंकि एक रोटेशन की ड्यूटी थी, किस ड्यूटी में थी, क्या था, वो पूरा विस्तार से इसकी ये जो है जाँच करके उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर क्या मामला था, किसकी गलती से हुआ था। और आगे बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां पर अल्मोड़ा पहुंचे हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कलेक्ट्रेट में एनएच के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। बाईपास परियोजना की प्रगति की समीक्षा यहां पर की है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि अल्मोड़ा क्वारब डेंजर जोन का ट्रीटमेंट का कार्य जो है वो प्रगति पर चल रहा है, और इसको लेकर तमाम जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई। उसको देखना चाहिए, कम से कम देख ले काम कैसे होते हैं, क्या होते हैं। वो तो अच्छा है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र भाई मोदी जी, और स्वयं मैं रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, और इसी के कारण से हमारे फटाफट पैसे भी सेंक्शन हो रहे। मैं अभी भी आपके सामने फाइनेंस भारत सरकार को बात कर रहा था, हमारे पुनीत जी हैं, उनको मैंने बोला कि इसको आप 2-4 अगर उसकी क्वारी भी है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम किसी नेक्स्ट प्लान पे अगर पैसा देते हैं तो बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं, मगर कोई भी इंक्वायरी नहीं देने के पीछे हमने यही कहा है कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कत होगी, तो इन समस्याओं के दृष्टिगत करते हुए इंक्वायरी आप बाद में करते रहिएगा, क्योंकि हर काम में कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अब वो नहीं पूछेंगे, अब हम लोग फटाफट इसको सेंक्शन कर रहे हैं जो हमारा अल्टरनेट रूट है। तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के खिलाफ की गई निर्णायक और साहसी कार्रवाई को नमन करते हुए मुख्यालय पौड़ी में भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा यहाँ पर आयोजित की गई, और इस दौरान सड़कों पर देश प्रेम का जनसैलाब देखने को मिला। तो इस बात का प्रमाण था कि इस दौरान तिरंगा यात्रा में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सैन्य भूमि उत्तराखंड का हर नागरिक देश सेवा के लिए एकजुट रहा है, और मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता द्वारा किए गए सैनिकों पर विवादित बयान थे, उसको लेकर भी महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इस तरह के बयानों को हवा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और हमारे वीर जवानों के शौर्य से आज हर एक देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ओके, क्या अर्थ होते बोलने को, समय कोई प्रतिक्रिया उसको देने को राष्ट्रीय सर चिंता कर रहा है, बातचीत होगी, लेकिन हम हर बहन का सम्मान करते हैं, और खासतौर जिन 2 बहनों ने पूरे युद्ध का जो दृष्टांत जनता के सम्मुख रहा, हमारे वो सब सम्मानीय है। और मैं कह सकता हूँ कि हमने सिंदूर यात्रा भी हमारी मातृशक्ति निकालने वाली है, और आज से वो प्रारंभ हो चुकी है। हर सायंकाल बहनें जो है सिंदूर यात्रा को निकालेंगे, कैंडल्स के साथ दीप प्रज्वलित करके वो यात्रा निकालेंगे, और सैनिकों को उनकी जिन सैनिकों ने उनके सिंदूर की रक्षा के लिए और सिंदूर को नष्ट करने वालों को, जिनको पृथ्वी लोक से ही नष्ट कर दिया है, ऐसे लोगों के सम्मान के लिए यात्रा भी निकलेगी।
उधर छठवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत और जिला पंचायतों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में प्रतिनिधियों ने निकाय प्रबंधन की समस्या, नए कार्यों के लिए बजट आवंटन बढ़ाए जाने की बात रखी। बैठक में नगर निगम कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र रावत ने बताया कि कोटद्वार में मल्टी स्टोरी पार्किंग, कार्यालय भवन, पार्क सहित अन्य कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन कार्यों के लिए बजट आवंटन होता है तो जल्द ही विकास कार्यों को धरातल पर भी उतारा जाएगा। तो नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी हिमानी नेगी ने भी शहर में इस दौरान पानी की समस्या को लेकर उनके सामने रखा और साथ ही इसी के साथ और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण समस्या रही जिनको लेकर इस बैठक में रखा गया और उनके निवारण की बात भी इस बैठक में की गई है। ये राज्य का छठा राज्य वित्त आयोग है। इससे पहले 5 वित्त आयोग अपनी संस्तुतियाँ दे चुके हैं। उन्होंने जो भी अवार्ड इसमें दिया था उसका क्रियान्वयन हो चुका है, हो रहा है। कुछ कहीं कोई अवशेष बचा है तो इस कड़ी में हम लोग जो है 1 फरवरी से कार्यरत है। हमारा कार्यकाल 31 जनवरी तक है। हमने आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य सरकार को संस्तुति करनी है कि राज्य की जो कर वाली आय है, कर, टोल, ड्यूटी और फीस से जो इनकम होती है राज्य सरकार की, या उसका अनुमान है अगले 5 सालों के लिए, उसके सापेक्ष इनको नगर निकायों को और ग्रामीण पंचायतों को किस प्रकार से नियामन करना है, वित्तीय फाइनेंशियल रेगुलेशन हमने करना है ताकि इनका कार्य सुचारू रूप से चल सके। उधर जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले लंबे समय से बंद अल्ट्रासाउंड सेवाओं को एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। तो वहीं इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने भी बताया है कि सुविधा यहां पर रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात डॉक्टर विनय यादव के फ्रैक्चर होने की वजह से नहीं रोक दी गई थी, लेकिन आज रेडियोलॉजिस्ट की एक बार फिर से वापसी होने पर ये सुविधा चालू कर दी गई है, जिसके तहत आज करीब 45 मरीजों ने अपने अल्ट्रासाउंड कराए हैं और सभी आगे भी इस तरीके के जो कार्य वो जारी रहेंगे। और साथ ही उन्होंने भी बताया कि ये जो सुविधा है वो गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क है, लेकिन बाकी और बीमारियों के लिए इसमें चार्ज लगेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में बुधवार के दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जो जितनी भी गर्भवती होती हैं वो अपने कार्ड के साथ आती है तो उनका अल्ट्रासाउंड निःशुल्क किया जाता है। बाकी जो अन्य हैं उनका भी सस्ते दरों पर हो रहा है और बाज़ार से काफ़ी कम रेट पर यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय यादव, उनका जो फ्रैक्चर हो गया था फिर से दोबारा से आ गए हैं और बड़े तनमन धन से अपने सेवा भाव से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। 40-45 के आसपास हो चुके हैं और अभी भी मैं उधर देख के आ रहा था, कम से कम 20 लोग तो और खड़े ही हैं। बाकी जो आते हैं उस हिसाब से जहाँ तक उम्मीद है ये 70 के आसपास हो जाएंगे। आज यहाँ पर चूँकि रेडियोलॉजिस्ट की कमी है ज़िले में, तो ये काफ़ी लोगों की मांग के हिसाब से और इससे पहले 2 दिन की थी, लेकिन चूँकि और जगह भी कमी हुई है तो उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी भी गई है। तो वहीं चारधाम यात्रा 2025 के दौरान उत्तरकाशी पुलिस गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर श्रद्धालु की सेवा, सुरक्षा और सत्कार के लिए तत्पर है। प्रभारी निरीक्षक धरासू दिनेश कुमार के नेतृत्व में उत्तरकाशी पुलिस के द्वारा ब्रह्मखाल शिव गुफा के पास श्रद्धालुओं को जूस वितरित कर चारधाम यात्रा पर उनका स्वागत किया गया और यात्रा संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर डायल 112 के अलावा नजदीकी पुलिस केंद्र से सहायता प्राप्त करने की हिदायत भी श्रद्धालुओं को दी गई है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस और खुफिया विभाग की संयुक्त टीम ने एक बांग्लादेशी महिला और उसके भारतीय पति को यहां पर रोडी बेलवाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से बनाए गए महिला के आधार कार्ड और पैन कार्ड आदि दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश से महिला के साथ भारत आए उसके नाबालिग बेटे को भी पुलिस ने अपने संरक्षण में ले लिया है। महिला और पति सहित नाबालिग बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करते हुए उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। इस महिला का असली नाम रूबीना था, जो कि रूबी बनकर रह रही थी। हरिद्वार हर की पड़ी क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उसके आसपास जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, उनका एक वेरिफिकेशन ड्राइव अभी चलाया गया था, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पहचान की गई थी। उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रूबीना है, जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी। उसके कुछ परिजनों के बारे में भी अभी हमें जानकारी मिली है। अपने एक बच्चे को वहाँ लेके आई थी। यहाँ पर उसने एक हिंदू व्यक्ति से शादी करके, संतोष कुमार के नाम से, उसके साथ शादी करके वो यहाँ पिछले समय से रह रही थी।
और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। ये जो रूबीना है, इसका ये यहाँ पर रूबी देवी बन के यहाँ पर काम कर रही थी अपने हस्बैंड संतोष के साथ। ये हर की पैड़ी क्षेत्र में जो साध्वी के तौर पर यहाँ पर काम कर रही थी। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर केदारनाथ धाम में इस दौरान लैंडिंग के समय हेली एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हेली एम्बुलेंस ऋषिकेश एम्स का था, जो कि ऋषिकेश से केदारनाथ जा रहा था और केदारनाथ हेलीपैड से मुश्किल 20 मीटर पहले एम्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और पायलट सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर एक मरीज को लेने ऋषिकेश से केदारनाथ आ रहा है। 17 मई 2025 को एक श्रीदेवी नाम की एक पेशेंट को, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की इशू था, तो उसको लेने के लिए एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित संजीवनी हेली एम्बुलेंस द्वारा केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड न करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है। उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में 2 डॉक्टर और 1 पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं और अभी जो है सूचना के अनुसार इसकी DGCA द्वारा तकनीकी जांच की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि उसमें वाकई में प्रॉब्लम क्या है। और चलिए आगे बात करते टिहरी की, जहां पर केम्बाल गांव में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की मौजूदगी में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग की गई है और गांव के ही 2 खेतों में 30 वर्ग मीटर के यहां पर प्लॉट बनाए गए, जिसमें से 11.37 किलो और 7.80 किलो की यहां पर उपज निकली है। दोनों प्रयोगों को ऑनलाइन ऐप की सहायता से किया गया है। बता दें कि क्रॉप कटिंग प्रयोग से फसलों के उत्पादन को मापा जाता है और इन आंकड़ों के जरिए सरकार कई योजनाओं को तैयार करती है और जिसमें से अंतिम छोर तक किसानों की योजनाओं का लाभ दिया जा सके। तो यहाँ पर जो हमारे ग्राम प्रधान है उनके द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई हैं, जिसमें सड़क एक मुख्य समस्या है इनकी, जिसकी स्थिति अभी खराब है। कुछ टीचर्स की कमी है और स्कूल की बिल्डिंग में भी कुछ काम है। साथ ही यहाँ पर जो हमने खेत देखे उसमें और क्या कृषि उत्पादन यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि किसानों की आय हो। यहाँ पर लोगों से बातचीत की गई है और कृषि विभाग को डायरेक्शन दिए जाएंगे कि वो यहाँ पर आएँ और अन्य जो नकदी फसलें हो सकती हैं या फिर जो कम सिंचाई में काम हो सकता है या जो जानवरों से जो जिन फसलों को कम क्षति हो, ऐसी फसलों को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर 4 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक तरीके से मौत के उसके घाट उतार दिया। जहां पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस आरोपी की तलाश में भी जुट गई है। आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने की में भी टीम यहां पर जुटी हुई है। तो देखिए बर्बरतापुरे के मामला सामने है, जहां पर एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी की तलाश में भी पुलिस जुटी है। तो 4 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया। और अब खबर विकासनगर से है, जहां पर ड्रग फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने के लिए दून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को खत्म किया गया। अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले आरोपी मेहर सिंह राणा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं पहलगाम में आतंकी हमले और पंजाब के भटिंडा में भी आर्मी कैंप में लक्सर के रहने वाले युवक ने पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर पाकिस्तान को लेकर जासूसी की थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। रुड़की पुलिस ने सेना और पुलिस की वर्दी बनाने और बेचने वाले दुकानदारों को भी सख्त हिदायत दी है। पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर दुकानदारों को वर्दी खरीदने का और साथ ही यहाँ पर जो आईडी कार्ड है उसे बेचने पर भी नंबर सहित रिकॉर्ड रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा। इसको लेकर भी जो है लगातार ये अभियान चल रहा है ताकि सेना और पुलिस की वर्दी का कोई भी दुरुपयोग ना कर सके। इस समय पहले भी हमने अभियान चलाया और अभी थोड़ा सेंसिटिविटी के हिसाब से एक बार फिर इसमें हमने निर्देश किए थे कि जो भी ऐसे लोग हैं जो यूनिफॉर्म बेचते हैं वहाँ प्रॉपर चेक करें, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से नेशन वाइड थोड़ा अलर्ट है
तो लगातार ये हमारी SOP भी रही है कि हम लगातार सत्यापन करते हैं। तो इस संदर्भ में हमने फिर से आज एक अभियान चलाया। और दुकानदारों का वेरिफिकेशन कि वो वही हैं, वो कब से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनके यहाँ कोई नया एम्प्लॉयज़ तो नहीं है, ये प्रॉपर हम लोग चेक करते हैं। चूँकि अब काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइटेड अभी हैं, तो ये ज़रूरी था और हमने इसको किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।